हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज है 5 जुलाई 2022। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम देखते हैं। तो वीडियो जो है जल्दी से शुरू करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो पेपर है वो आपको आज का देखने को मिलेगा। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर देना। अब देखो यहाँ पे फ्लो टेस्ट की जो है बात की जा रही है। शिंदे ने फ्लो टेस्ट को जो है क्लियर कर लिया, मतलब ये साबित कर दिया कि हाँ भाई मेजोरिटी मेरी है। बहुत सारे लोग जो हैं जो विधायक है वो मेरे साथ है। फाइनली जो है यहाँ पे अब जो है सरकार बन गई है। और फ्यूल प्राइसेस जो है यहाँ पे कट करने की इन्होंने बात करी है कि जो पेट्रोल के दाम है वो जो है हम यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हो तो आज अगर आप एडिटोरियल्स देखोगे तो उतने अच्छे एडिटोरियल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पे ऐसा पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आइडियाज पेज देखोगे तो उसमें काफी सारे जो है अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से रशिया एक्सपांड कर रहा है यूरोप में, वैसे ही चाइना की पॉलिसी जो है आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को लेके देखने को मिलेगी। ठीक है, ताइवान, ये सब जो देश हैं, मतलब एक तरफ जहां यूरोप में रशिया जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही जो है चाइना भी एशिया में खतरा बढ़ा रहा है। मतलब जैसा समझ लो, एक तरफ से आप ये समझ लो कि रशिया जो है यूरोप का डॉन है। ठीक है, और वैसे ही जो है एशिया में आपको चाइना एक डॉन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी अपना रहे हैं। जैसे रशिया यहाँ पे क्या कर रहा है कि भैया हम जो है नाटो को यहाँ पे बिल्कुल पास नहीं आने देंगे, वैसे ही चाइना जो है एक थ्रेट है एशिया में। तो इसी चीज को जो यहाँ पे बताया गया कि नेशंस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया एशिया में सबसे बड़ा थ्रेट जो है कौन है, चाइना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आज के समय अगर आप देखोगे तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली जो है सबमिट हुई मैड्रिड में, और ये काफी सिग्निफिकेंट थी। और यहाँ पे इंडो पैसिफिक प्रेजेंस की बात की गई। अपना नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द स्टेक्स इन काबुल, तो जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो आपको थोड़ा ठीक ठाक होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इंडिया को क्यों जरूरी है कि अफगानिस्तान से अपने टाइज को जो है यहाँ पे नॉर्मल करके रखे। तो इस आर्टिकल को भी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ जो है आपको आज के इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल पे जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोचिंग को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पे जो है बात करी है। अब देखो क्या हुआ कि एग्जीबिशन था एक गांधीनगर में, वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उन्होंने यहाँ पे चीजों को देखा और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि डिजिटल इंडिया से भारत को जो है काफी यहाँ पे तरक्की देखने को मिल रही है भारत पे। अब डिजिटल इंडिया कैंपेन से हुआ क्या कि करीब 2.25 लाख करोड़ जो है ये यहाँ पे बच गए। कैसे बच गए, इन 8 सालों में अगर आप देखो तो पिछले 8 सालों में भारत सरकार ने कई सारा पैसा अलोकेट किया। अब होता क्या है कि ये अगर डिजिटल पैसा हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये अकाउंट टू अकाउंट जाता है, मतलब मैंने सीधे आपको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि बीच में एक मिडिलमैन हमको देखने को मिलता था। अब ये जो मिडिलमैन है ये बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर 2 रुपए जो है पहुंचाना है तो उनको 1 ही रुपए यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। और अगर आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे जहां पे लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होना है, मतलब लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होना है, तो उसमें अगर मान लो किसी ने यहाँ पे 20,000 करोड़ भी यहाँ पे निकाल लिए, तो 20,000 करोड़ भी यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे मिडिल मैन जो उन्होंने कमा लिए, तो उनके पास तो बहुत पैसा हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो कैंपेन है डिजिटल इंडिया का, इसने मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए बहुत मदद करी है। वहीं अगर आप देखोगे तो रिसेंटली डिजिटल इंडिया वीक 2022, इसके अलावा डिजिटल एक्सपो जो है ये महात्मा मंदिर जो है गांधीनगर में, वहाँ पे जो है इसको क्या किया गया है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। और देखो अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिलती है। डिजिटल इंडिया जब से आया है तो उससे डिजिटली जो ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है उससे हमको प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है, पारदर्शिता जो है देखने को हमको मिल रही है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक लेवल पे है, सभी लेवल्स पे है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कई सारे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे मेजर हमको जो है इस चीज़ की ज़रूरत थी, वहाँ पे जो है हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ब्राइब है उसको भी जो है हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, वही अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को भी यहाँ पे कहा है कि जब हमने डिजिटल इंडिया को जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था, तो उस समय अगर आप देखोगे तो हमने 23 लाख करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, मतलब डीबीटी से बेनिफिशियरीज को। अब इस टेक्नोलॉजी से हो क्या रहा है कि ऑलमोस्ट हमने 2.25 लाख करोड़ जो है इसको जो है हमने यहाँ पे बचा लिए है। ठीक है, मतलब भारत सरकार सरकार के कई सारे पैसे जो है यहाँ पे बच रहे हैं। इसके अलावा हम जो है लोगों के दिल तक जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, इट विल टच योर हार्ट्स टू नो हाउ डिजिटल इंडिया हेल्प्ड मिसिंग चिल्ड्रन रिकनेक्ट विद देयर पेरेंट्स।
ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो डिजिटल इंडिया जो लाया गया है उसमें कोविन ऐप को भी यहाँ पे डेवलप किया गया कोविड पेंडेमिक में, ठीक है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप को भी जो है लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहे हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉनसून टर्न्स, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रेजेंटली अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी बारिश आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं जुलाई और अगस्त अगर वेट हो गया तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए जो है ये काफ़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो जून में उतनी बारिश हमको देखने को नहीं मिली, ठीक है। करीब 7.9% जो रेनफॉल है उससे भी कम है, वो हमको देखने को मिल रही है। साउथ वेस्ट जो मानसून है वो एक्टिव फेज पे जो है एंटर हुआ भारत में। वहीं अगर आप इसका देखोगे तो ये जब पीक सीजन रहा, जब हम खरीफ क्रॉप्स को यहाँ पे बोते हैं, तो मॉनसून जो है केरला में आ गया था 29 मई को, ठीक है। यहाँ पे सेट हो गया था 29 मई को, जो कि 3 डेज बिफोर था। मतलब 3 दिन पहले जो नॉर्मल ऑनसेट होता है उससे 3 दिन पहले ही जो है मॉनसून यहाँ पे आ गया था। लेकिन रेन जो है इरेगुलर रही है। अब 24 आवर जो कंट्री का जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, सब डिविजन है, वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जितना नॉर्मल प्रेसिपिटेशन रहा है जून में, उससे 90% कम जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं उनका जो है हमको एब्सेंस देखने को मिल रहा था, और इससे होता क्या है कि सदर्न पेनिनसुला को जो है काफ़ी इफेक्ट होता है। इसके अलावा सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, ये यहाँ पे बहुत अच्छी जो है रेनफॉल इनको मिल गई। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जो है आता है केरल से होते हुए, यहाँ से आता है। तो देखो यहाँ पे विंड्स जो है उतना रुक नहीं पाई और सीधे जो है नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे पहुंच गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अब बारिश वहाँ पे हुई तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। आप देखोगे कई सारे फ्लड्स आपको देखने को मिलेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टोटली खरीफ प्लांटेड एरिया है 24 जून तक, वो ऑलमोस्ट जो है हमको 24% लोअर देखने को मिल रहा है। मतलब पहले जून में ही जो है यहाँ पे हम क्या करते थे, हम जो सोएंगे वो यहाँ पे करने लगते थे। लेकिन इस साल अगर आप देखो तो 24% जो है कम हमको देखने को मिल रहा है, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पानी जो है कम हो रहा है, ठीक है। अब जो ड्राई जून रहा है, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जून 2019 और जून 2016 में अगर आप देखोगे तो करीब 32% और 9.8% रेनफॉल डेफिशिएंसी जो है देखी गई। मतलब 2016 में कितनी डेफिशिएंसी देखी गई, 9.8%। वहीं अगर आप देखोगे बेसिकली 2019 में, तो ये 9.8% जो है डेफिशिएंसी देखी गई। 2016 में जो है यहाँ पे 32% जो है यहाँ पे देखी गई। अब देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहा तो हमारा जो वेजिटेशन है, हमारी जो खरीफ क्रॉप्स हैं, उनको जो है काफ़ी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप करंट मंथ की रेनफॉल देखोगे तो 27.9% जो है ये सरप्लस आपको देखने को मिलेगी। मतलब जुलाई जून में भले ही जो है बरसात नहीं हुई, लेकिन जुलाई और अगस्त में जो है यहाँ पे बारिश हो रही है। तो लेकिन ये जब सही होगा जब कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पर रेगुलर मानसून जो है बना रहेगा, मतलब प्रॉपर जो है यहाँ पर रेनफॉल होती रहेगी, तभी जो हमारी जो बेसिकली जो क्रॉप्स हैं उनको जो हम प्रॉपरली यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल जो उतना काम का है नहीं पीटर ब्रुक के बारे में। पीटर ब्रुक कौन है, मैंने आपको बता दिया था, ये यूके के थे, फिर जो है इनकी फ्रांस में यहाँ पे डेथ हो गई। ये लेजेंडरी जो है थिएटर डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है। तो पीटर ब्रुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टरों में से ये एक रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे इन्होंने महाभारत जो है बंगाल, असम में, मुंबई, तो बेसिकली महाभारत को जो है इन्होंने दुनिया भर तक जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है चिल डाउन एशिया स्पाइन। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कहानी कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से जो नाटो है वो कहाँ पे कंसर्न फील कर रहा है, यूरोप में कंसर्न फील कर रहा है किसको लेके, जो सबसे बड़ा जो टेंशन आज के समय बना हुआ है वो है रशिया। इंडिया के लिए रशिया टेंशन नहीं है, लेकिन यूरोप के लिए, नाटो के लिए जो है रशिया एक बहुत बड़ा टेंशन है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप कुछ समय पहले देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये मान लो रशिया है और यहाँ कहीं आपको चाइना देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, ये रशिया जो है यहाँ पे यूरोप की तरफ एक्सपांड हो रहा है। वहीं अगर आप चाइना देखोगे तो चाइना जो है जापान और जो बाकी देश हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इसके अलावा भारत, इन सब देशों के लिए जो है सरदर्द बन के बैठा हुआ है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जिस तरीके से हम जो है यहाँ पे रशिया को डिस्कस करते हैं कि रशिया जो है यहाँ पे अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने जो है धावा बोल दिया, वैसे ही हमको चाइना भी जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि चाइना देखो रशिया की दम पे भी उड़ता है थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि चाइना और रशिया की जो है काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी।
लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं हर न्यूज़ बार मतलब मैं जब भी आर्टिकल जो है यहाँ पे कुछ पढ़ता हूँ या चाइना के बारे में कुछ बताता हूँ, तो मुझे सिंपली एक चीज़ जो है हमेशा यहाँ पे लगती है, चाइना कभी अटैक नहीं करेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और चाइना की पॉलिसी भी अगर आप देखोगे ना, तो बिल्कुल जो है चाइना किसी भी देश पे अटैक नहीं करेगा। ख़ासकर इंडिया पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो 62 में हो गया वो बात अलग है। लेकिन प्रेज़ेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया की कुर्सी पे भी एक बहुत ही डेंजरस आदमी जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? डोकलाम इश्यू में क्या हुआ सबको पता है, ठीक है? उसके बाद जो लद्दाख सेक्टर में जो प्रॉब्लम हुई, उस पे भी हमने देखा था, इनके जो है हमने सैनिक मार दिए थे। तो करीब 40 सैनिक जो है इनके यहाँ पे मारे गए और ये एक ऐसा देश है जो यहाँ पे ये बोलता है कि हमारे सिर्फ़ 4 सैनिक मारे गए थे, ठीक है? जो देश एक्सेप्ट भी नहीं करता कि हाँ, हमारे सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा देश जो है ज़िंदगी में तो ऐसा देश जो है कभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है समिट हुई मैड्रिड में। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या रहा कि इंडो पैसिफिक की जो है यहाँ पे बात की गई। अब आप सोच के देखो नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एशिया पैसिफिक रीजन का आपको कोई देश देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका जो है वो आप वहाँ के देश आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन को ये डिस्कस नहीं कर रहे कि अटलांटिक ओशन में क्या दिक्कत है, नहीं, इन्होंने जो है इंडो पैसिफिक को डिस्कस किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे बुलाया और उनसे पूछा कि भाई क्या समस्या है। तो इन सब ने यहाँ पे एक चीज़ कही कि भैया एक ही समस्या है, वो है चाइना। चाइना से बड़ी समस्या जो है आज के समय एशिया पैसिफिक रीजन में आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एशिया रीजन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो चाइना ही क्रिएट करता है। चाइना कभी जो है यहाँ पे साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत भेज देता है, ठीक है? इसके अलावा कभी ये फाइटर जेट्स अपने भेज देता है। तो मेनली यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना जो है कोलैबोरेट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब रशिया और चाइना की पार्टनरशिप है। और देखो यहाँ पे चाइना ने क्लियरली इस चीज़ को कहा था कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो विदाउट लिमिट्स एंड विदाउट नो फॉरबिडन एरियाज है, ठीक है? अब हुआ क्या कि जैसे ही मॉस्को ने जो है यूक्रेन में यहाँ पे इन्वेजन कर दिया, तो इसके बाद जो बाकी सारे देश हैं वो यहाँ पे टेंशन में आ गए कि सडनली जो है रशिया ने कैसे यहाँ पे अटैक कर दिया। इसके बाद चाइना भी जो है बिल्कुल यहाँ पे अग्रेसिव मोड में आपको देखने को मिलेगा। चाइना यहाँ पे ये कहता है कि हम जो है बिल्कुल रशिया के दोस्त हैं, हम जो है रशिया के साथ बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे। तो मेनली रशिया और चाइना का जो एक्सपांशन है, ठीक है? उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कई सारे जो एलाइज़ हैं, वो जो है यहाँ पे और जो है फ़ॉर्मेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नाटो इसके अलावा जो नए एशियन कोएलिशन है जैसे क्वाड, ऑकूस, इन सब की वजह से जो चाइना है वो अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी को जो है यहाँ पे अपना रहा है। और कहीं न कहीं ये देश भी यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया जिस तरीके से चाइना जो है एग्रेसिवली यहाँ पे बिहेव करता है, इसीलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, नए जो कोऑर्डिनेशन है, नए जो बेसिकली कॉर्ड है वो यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब देशों का यहाँ पे संगठन बना रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे ये है कि रशिया जो है आज के समय यूक्रेन पे तो अटैक कर रहा है और ये पूरे यूरोप के लिए यहाँ पे खतरा है। अब जो देश यहाँ पे रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो यहाँ पे आज के समय डर के जो है बैठे हुए हैं कि रशिया जो है कभी भी हम पे यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो फ़िनलैंड, स्वीडन ने यहाँ पे ये कह दिया कि ये जो है नाटो के मेंबर्स बिल्कुल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, पहले तुर्की ने जो है यहाँ पे बीच में अपनी नाक जो है अड़ा दी थी, लेकिन उसके बाद जो है टर्की ने यहाँ पे कह दिया कि नहीं, आप जो है बिल्कुल यहाँ पे मेंबर बन सकते हो। और वहीं अगर आप 2010 में देखोगे तो नाटो जो है एग्री हो गया था कि हम जो है बेसिकली रशिया से रशिया से जो है पार्टनरशिप की यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन देखो चाइना यहाँ पे ये कहता है कि चाइना जो है कंटिन्यूअसली जो अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी है उसको जो है यहाँ पे अपनाता आ रहा है। और रशिया जो है यहाँ पे ये भी क्लेम करता है कि यूक्रेन को जो है रहने का यहाँ पे कोई हक नहीं है। ये जो है नाटो से यहाँ पे मिलते हैं, मतलब नाटो कंट्रीज़ को जो है बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे कि वो हमारे पास जो है हों। अब वहीं अगर आप इंडिया का एंगल देखोगे तो इंडिया यहाँ पे क्या कहता है? देखो मैं आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ। तो बेसिकली इंडिया यहाँ पे ये कहता है कि भैया जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे बन रही है, उसको देखते हुए हमको जो है चाइना को काउंटर करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जापान क्या बोलता है कि भैया डायरेक्ट थ्रेट जो है हमको किससे है? चाइना से है। यूक्रेन यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरीके से भाई यूक्रेन पे अटैक हुआ, जापान यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरीके से यूक्रेन पे अटैक हुआ, ऐसा जो है हमको एशिया पे भी देखने को मिल सकता है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि चाइना जो है कभी भी जो है किसी भी देश पे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है?
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो नए एंगेजमेंट है नाटो के साथ, वो जो है यहाँ पे बेसिकली उतने कारगर जो है साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अमेरिका जो है अब एशिया में भी जो है नाटो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है चाइना भी यहाँ पे कहता है कि भैया जो नाटो है उसको जो है हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, मतलब एशिया में जो है अब हम नाटो यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वाड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ऑकूस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से जो है ये यहाँ पे अलायंस है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिस तरीके से नाटो यहाँ पे एक्सपांड होता जा रहा है, यूरोप में नाटो अपने आप को एक्सपांड कर रहा ना, वैसे अमेरिका यहाँ पे क्या करता है कि जो यहाँ के देश हैं, एशिया के देश हैं, उनसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे कर रहा है और अलायंस जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो इससे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है ये जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जापान जो है अमेरिका ने यहाँ पे सुरक्षा दे के रखी है जब से इनने परमाणु हमला किया है उसके बाद से। तो मेनली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि रशिया को जो है तो बेसिकली चाइना को जो है बिल्कुल यहाँ पे रोकना चाहिए और हमको जो है इस चाइना के अग्रेशन को रोकने की जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर आप पिछले 5 डिकेड में देखोगे तो बेसिकली मतलब फ्यू डिकेड्स में देखोगे तो यूरोप में जो है काफ़ी शांति यहाँ पे रही है। लेकिन जब से रशिया और चाइना जो है इनके जो पार्टनरशिप वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है उसके बाद अगर आप एशिया में भी देखोगे, इसके अलावा आप यूरोप में भी देखोगे तो दोनों देश जो है यहाँ पे टेंशन क्रिएट करते हैं। अब देखो इसी को लेके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी जो है यहाँ पे एक चीज़ कह दी थी। उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया था कि भाई जिस तरीके से चाइना जो है अपना एग्रेसिवली यहाँ पे बिहेव करता है, जैसे कि 2014 में हमको जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, 2017 में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, उसके अलावा 2020 में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, 2014 में पेंगोंग त्सो लेक हुआ, उसके बाद जो है एक गलवान वैली का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो बेसिकली कई सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2017 में डोकलाम हुआ था। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया चाइना जो है कंटिन्यूसली जो अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी है उसको तो यहाँ पे अपना ही रहा है, उसके साथ साथ ये बाकी सब देशों के लिए भी जो है यहाँ पे थ्रेट है। मतलब जिस तरीके से चाइना जो है अपनी ये एक्सपांशन की पॉलिसी को अपना रहा है, इससे जो एशिया, इसके अलावा जो आसपास के देश हैं उनको जो है काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और इसको जो है बिल्कुल यहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो 2007 में यहाँ पे हुआ भी क्या था कि एशिया नाटो जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ, मतलब एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन सब ने मिलकर जो है यहाँ पे कंडक्ट करी थी। तो चाइना जो है यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरीके से अमेरिका जो है यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है, अमेरिका जो है एक तरीके का नाटो एशिया में भी जो है डेवलप कर रहा है इन सब देशों को इकट्ठा करके, तो हम भी जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान और साउथ कोरिया जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ईस्ट एशियन नेबर है चाइना के। ठीक है, तो जापान को जो है काफ़ी हद तक खतरा भी है। जापान यहाँ पे ये बोलता है कि चाइना जो है कभी भी यहाँ पे अटैक कर सकता है। इसके अलावा आज के समय दुनिया भर में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ताइवान। ताइवान जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कहता है कि चाइना जो है हमको थ्रेट करता है, चाइना अपने जो बेसिकली जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। तो आज के समय अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमको जो है यहाँ पे बात करनी चाहिए पीस के लिए, और जिस तरीके से चाइना जो है अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी को अपना रहा है, तो ये जियो अगर आप देखोगे ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रशिया भी एक्सपांड कर रहा है, रशिया भी एक्सपांशन कर रहा है और चाइना भी एक्सपांशन कर रहा है। हालांकि रशिया तो यहाँ पे मतलब यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर किया इस वजह से किया कि नाटो जो है यहाँ पे वो उनके पास ना आए, लेकिन चाइना जो फ्री में जो है दूसरों की जगह यहाँ पे कब्जाता है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है स्टेक्स इन काबुल। अब हो क्या रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो आपको जो है काफ़ी बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो जो चीज़ हमने लॉस कर दी थी जब तालिबान का पहली बार यहाँ पे शासन आया था 1996 के लगभग, तब जो है हमने यहाँ पे जो चीज़ छोड़ दी थी, मतलब 5 साल जो है हमने अपनी एम्बेसी यहाँ पे बंद कर दी थी, वो जो है हमने गलत किया था। उससे अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है उससे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से हमको भारत में देखने को मिली। होता क्या है कि भलाई कोई भी टेररिस्ट अटैक जो है वो पाकिस्तान करवाता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। तो ये लश्कर तैयबा वगैरह की जो ट्रेनिंग है वो अफगानिस्तान में होती है। पाकिस्तान जो है अपने आप को थोड़ा साफ रखता है इन सब मामलों में, लेकिन करवाता तो पाकिस्तान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरीके की नई दिल्ली की पॉलिसी रही है पहले की, उसको जो है अब यहाँ पे चेंज करना चाहिए। तो अगर आप काबुल से देखोगे तो तालिबान ने जब से यहाँ पे टेक ओवर किया है 2021 में, तो इंडिया को जो है अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है यहाँ पे रीस्टैब्लिश जो है करना चाहिए, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे दूर हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय इंडिया के लिए
अफगानिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अफगानिस्तान में कई सारी भारत ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। और अगर आप करेंटली देखोगे तो न्यू दिल्ली जो है काफ़ी जो है मेहरबान भी है अफ़गानिस्तान के ऊपर। हाल ही में हमने टेक्निकल टीम भी भेजी थी, लेकिन देखो इंडिया ने पूरा कैलकुलेट करके जितनी रिस्क है उसको यहाँ पे सब कैलकुलेट करके जो है एक प्रॉपर यहाँ पे टीम भेजी काबुल में, ठीक है? और काबुल की स्थिति जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अफ़गानिस्तान में कंटिन्यूअसली यहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, कभी भी यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाते हैं। एक दिन में 3-3 4-4 बार जो है बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर अर्थक्वेक भी देखने को मिला। अब उस अर्थक्वेक में यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई। ठीक है? ऐसा बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे मारे गए। और ये जो है बेसिकली जो पक्तिका और जो घोस्ट प्रोविंस है वहाँ ये हमको देखने को मिला। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रिस्पॉन्ड जो है वो भारत ने किया था। भारत ने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी चाहता है आज के समय कि हम जो है वापस अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसी को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करें। देखो इसका दूसरा रीज़न भी है। पहली बात तो अफ़गानिस्तान में सभी लोग टोटली यहाँ पे आइसोलेटेड हैं आज के समय। ठीक है? उनके पास कोई काम-धाम यहाँ पे है नहीं। और इंडिया वहाँ पे अगर इंडिया रहेगा तो काफ़ी हद तक जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज़्म है जो पाकिस्तान करवाता है, ठीक है ना? पाकिस्तान करवाता है लेकिन उसकी ट्रेनें अफ़गानिस्तान में होती है और ये कंडक्ट कहाँ पे करते हैं? इंडिया में करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा? इसको रोकने के लिए हमको जो है मेनली जो अफ़गानिस्तान से जो है टाइज़ यहाँ पे बिल्कुल जो है बना के रखने चाहिए। ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखो 1996 का सिनेरियो अगर आप देखो तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी को जो है सेट कर दिया था 5 साल के लिए। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान से स्ट्रैटेजिक और इंटेलिजेंस जो बेसिकली हमारे जो रिलेशन है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है यहाँ पे टूट गए थे। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तालिबान जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे तालिबान से बात करनी चाहिए। और देखो सिंपली ये चीज़ तो इंडिया को भी एक्सेप्ट करनी होगी कि भैया तालिबान जो है अब लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा। तालिबान का ही आपको जो है रूल देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि तालिबान जो है यहाँ से हटेगा या कोई दूसरी गवर्नमेंट जो है अफ़गानिस्तान में अब आ पाएगी। क्योंकि पूरे तरीके से तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब देखो जिस तरीके का अर्थक्वेक जो है यहाँ पे रिसेंटली देखा गया, तो अब नई दिल्ली के लिए जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको जो है काबुल को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान की जो सरकार है मतलब तालिबान है वो भी यहाँ पे ये चाहता है कि हमको जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। लेकिन भारत तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, भारत ने सरकार को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी भारत जो है अपना यहाँ पे डेलीगेशन भेज रहा है, बात कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। लेकिन जो बाकी देश हैं, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया आपके जो दोस्त हैं वो लश्कर-ए-तैयबा हैं। अब तालिबान एक खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। अब दूसरी जगह अगर आप देखोगे तो इनके दोस्त कौन है? लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है? जैश-ए-मोहम्मद। अब इनके ऐसे दोस्त होंगे तो कोई देश यहाँ पे कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा? ठीक है? लेकिन मेनली अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया में जो अटैक्स होते हैं उन सबको अगर हमको काउंटर करना है तो उसके लिए हमको ये इम्पोर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान में जो है हमको अपनी एम्बेसी जो है यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए, जिससे जो थ्रेट हैं उनको जो है हम यहाँ पे वहीं पे न्यूट्रलाइज़ कर पाएँ। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस की काफ़ी हद तक जो न्यूज़ है वो भी जो है हम तक यहाँ पे पहुँच पाएगी। अफ़गानिस्तान में एम्बेसीज़ को जो है यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, मतलब कई सारे देशों ने अपनी एम्बेसीज़ को जो है बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म जो है सबसे बड़ा थ्रेट है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसी यही चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा 2011 में जो एक एग्रीमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है एएसपी, इंडिया ने उस चीज़ को भी जो है यहाँ पे साइन किया था, जिससे जो है हम प्रॉपर जो है यहाँ पे इनको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस जो है पीपल जो है यहाँ के वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो तालिबान तो यहाँ पे ये कहता है कि हम जो है प्रॉपरली जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनको जो है हम यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें जो है यहाँ पे देंगे। इनफैक्ट 2011 में जब भारत ने जो है यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया था, तो उसमें इस चीज़ की भी बात की गई थी कि भैया वुमेन्स के लिए जो है प्रॉपर यहाँ पे पॉलिसीज़ होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर जो है चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है? उनको भी जो है रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलना चाहिए। तो उस समय जो है सरकार थी उसने कहा था हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा जो है यहाँ पे करेंगे। लेकिन प्रेज़ेंटली अगर आप देखोगे तो अब जो है अफ़गानिस्तान में सरकार यहाँ पे बदल चुकी है, तो अब जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल है। तो बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत जो है यहाँ पे रिलीफ मटेरियल तो सेंड कर रहा है, वैसे जो है अफ़गानिस्तान से हमको क्या करना चाहिए, अपने टाइज़ जो है मज़बूत करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, उसको भी जो है हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो भाई ये था 5 जुलाई 2000
22 का न्यूज़ एडिटोरियल, तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।